तो आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है उस नेता से जुड़ी हुई जो अक्सर जब कभी अपना मुंह खोलती हैं अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर देती हैं। भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री और सांसद भोपाल प्रज्ञा ठाकुर ने मुस्लिमों को लेकर कुछ ऐसा कहा है जो बेहद अभद्र है। उनके बयान को ना तो हम ठीक तरह से पूरा आपको सुनवा सकते हैं और ना ही उसके बारे में आपको खुद कहकर बता सकते हैं। भोपाल में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। राम जन्मभूमि आंदोलन की घटना का वे जिक्र कर रही थीं और ये जिक्र करते करते उन्होंने मुस्लिमों को लेकर जिन शब्दों का प्रयोग किया वो बेहद आपत्तिजनक हैं। उनके इस बयान की वजह से विश्वविद्यालय प्रबंधन को अपने फेसबुक लाइव का वीडियो डिलीट करना पड़ा, हटाना पड़ा। जाहिर है इस पर बड़ा विवाद होगा। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान के एक अंश को जरूर हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप अनुमान लगा पाएं कि एक बेहद जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की जुबान किस दिशा में जा रही है और वे क्या कहना चाहती हैं। इसका अंदाजा कई सारे लोग लगा ही सकते हैं। जब जाएंगे तब राम राम चिल्लाएंगे। क्या करूं, आज भी नहीं लगवाने दोगे क्या? आनंद तो लेने दो। तो साध्वी प्रज्ञा का वो बयान, बल्कि एक ऐसा स्लोगन आपने सुना जो किसी को भी हैरान कर सकता है कि एक सांसद किसी मंच पर ऐसा कैसे कह सकती हैं। इन सब के पीछे बताई जाती है एक सोची समझी मानसिकता। जरा इसको भी डिकोड करें। पहली बात, इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं कर सकते क्योंकि इस पर पहले ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। अगर साध्वी प्रज्ञा ने ऐसा बयान दिया है तो जाहिर तौर पर कोई भी समझदार इंसान इसका समर्थन नहीं कर सकता। उनके इतिहास को देखते हुए ऐसा बयान वे दे भी सकती हैं क्योंकि कई बार उनके बयानों ने खुद उनकी पार्टी को शर्मिंदा और असहज किया है। बहरहाल एक वर्ग विशेष के खिलाफ इसमें टिप्पणी है। ऐसे बयानों को राजनीति में जहरीले बोल भी कहते हैं। ऐसे बयानों से साध्वी प्रज्ञा और इस तरह के कई अन्य नेता समाज में ध्रुवीकरण को लगातार बढ़ावा देते हैं, आग में घी डालते नजर आते हैं। निजी तौर पर वोट बैंक मजबूत होता है, शायद इसी वजह से एक वर्ग में उनकी लोकप्रियता है, लेकिन पार्टी को ये निश्चित तौर पर कठिन हालात में डालते हैं, असहज करते हैं, सफाई की मुद्रा में लाते हैं। साल 2024 में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक वर्ग विशेष को साधने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है और उसी के लिए इस तरह की टिप्पणी वाकई जवाब देना मुश्किल होगा। बीजेपी अपनी उदार छवि बनाने की कोशिश में है और बीजेपी के चंद नेता इस तरह के बयान देकर उस कोशिश पर पानी फेरते हैं, धक्का पहुंचाते हैं। खैर, कौन किस वर्ग के करीब जाने के लिए क्या कर रहा है इससे कहीं अधिक है। आप किसी को नापसंद भी करें तो उसके खिलाफ इस तरह के शब्द सार्वजनिक मंचों पर बोलकर आग लगाने का काम किसी भी नजरिए से उचित नहीं माना जाएगा। इधर जबलपुर में सोमवार को प्रियंका गांधी ने बड़े ही आक्रामक तौर पर यहां शंखनाद कर दिया चुनाव प्रचार का। शिवराज सिंह चौहान उनके निशाने पर रहे और अपनी तरफ से कुछ ऐसी घोषणाएं की जो कि टेस्टेड फॉर्मूला है कांग्रेस का कर्नाटक का। मेरे साथ एक बार कहिए, हर हर नर्मदे, नर्मदा मैया की जय। और इस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद कर दिया। प्रियंका गांधी ने जो तेवर दिखाए उससे साफ पता चला कि कांग्रेस अब डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग मोड में पॉलिटिक्स करेगी। जबलपुर में प्रियंका गांधी ने 6 वायदों की गारंटी दी है। 1, हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। 2, गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। 3, 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। 4, 200 यूनिट तक बिजली का बिल हाफ होगा। 5, मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी। 6, किसानों की समय सीमा के भीतर कर्ज माफी होगी। साफ है कि कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है कि कर्नाटक में चला कांग्रेस का फॉर्मूला यहाँ भी पार्टी को जीत दिलाने में काम आएगा। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी में भी बदलाव किया है। कांग्रेस पार्टी अब सीधे मुख्यमंत्री पर वार कर रही है। घोटाले पे घोटाला हो रहा है यहाँ मध्य प्रदेश में। राशन का घोटाला, स्कॉलरशिप का घोटाला, व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला। कितने सारे घोटाले हैं। इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली उससे लंबी तो ये लिस्ट है। दूसरी तरफ बीजेपी भी पीछे नहीं।
वो कांग्रेस और खासकर राहुल प्रियंका की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही। प्रियंका जी मध्य प्रदेश में आई हैं फिर चुनावी छलावा करने के लिए। 5 साल पहले उनके भाई भी आए थे। चुनाव के वक्त ही नेहरू परिवार को जनता याद आती है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे और तर्क हैं। अब किसके दावों में कितना दम है, ये तो चुनावी नतीजों से ही साफ हो पाएगा। तो प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे की तस्वीर और तेवर दोनों आपने देख लिए हैं। सवाल ये कि आखिर चुनाव के तकरीबन 4 महीने पहले प्रियंका की पहली जनसभा के लिए इस जबलपुर स्थान को क्यों चुना, महाकौशल को क्यों चुना, डिकोड करते हैं। मध्य प्रदेश के 6 अलग अलग हिस्से हैं: महाकौशल, ग्वालियर चंबल, मध्य भारत, निमाड़ मालवा, विंध्य और बुंदेलखंड। महाकौशल या जबलपुर संभाग, जहां पर आज ये सभा हुई, शुरुआत हुई, इसमें जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और छिंदवाड़ा कुल 8 जिले आते हैं। इन 8 जिलों में विधानसभा की कुल 38 सीटें हैं, जहां 2018 पिछले चुनाव में महाकौशल की 38 में से 24 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया। यानी बड़ा अच्छा नंबर, बहुत अच्छा सपोर्ट कांग्रेस को यहां से मिला। बीजेपी को मिली थी केवल 13 सीटें। 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी ने जीती, यानी महाकौशल ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। ये आप स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे। आज की स्थिति में महाकौशल कांग्रेस का गढ़ कहे तो इसमें कोई गलत बात नहीं, और अपने गढ़ को बचाना हर एक दल का काम है। और याद होगा आपको, कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां से अपनी लाडली बहना योजना को लॉन्च किया था। उसकी 2 बड़ी वजह थी कि वहां एक तो खुद पार्टी के नेता नाराज हैं, दिग्गज पूर्व मंत्री नाराज थे, उनको साथ लाना और महाकौशल की उपेक्षा का आरोप धोना, ये बीजेपी ने काम किया। तो इसीलिए जबलपुर को चुन करके इस स्थान के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने शंखनाद किया है। चुनावी घोषणा पत्र की एक झलक दिखाई है। वायदे नए थे, लेकिन नए तेवर के साथ किए गए। अगली खबर है मध्य प्रदेश सीजी। दोनों जगहों से हिंदुत्व की राजनीति जमकर यहां स्पष्ट नजर आने लगी। कांग्रेस अब तक सेकुलर छवि के साथ मैदान में उतरती थी, लेकिन अब बीजेपी को हिंदुत्व की पिच पर जमकर जवाब दे रही। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ये कहावत उन राज्यों में हकीकत बन रही है जहां चुनाव है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्नाटक चुनाव याद होगा आपको, जहां बजरंग बली के नाम की जमकर चर्चा हुई। बाजी मारी कांग्रेस पार्टी ने। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी हनुमान भक्त बताने का एक भी अवसर नहीं चूकती। इधर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राम वनगमन पथ बनवा रहे हैं। माता कौशल्या धाम का सुंदर स्वरूप बनकर तैयार हो चुका है। राम वनगमन पथ पर राम जी की मूर्तियां भी लग चुकी हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस खुलकर बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनौती दे रही है। साथ ही नर्मदा पूजन और आरती कर हिंदुत्व के मुद्दे को भी पार्टी ने आगे बढ़ाया। उनका क्या कॉपीराइट है भगवान राम पर या किसी भगवान की आस्था के प्रतीक है। दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की इस राम नाम वाली रणनीति से कुछ बेचैन नजर आती है। बीजेपी नेता बार बार कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने की कवायद कर रहे हैं। ये केवल चुनाव के वक्त भगवान को याद करना, ये कांग्रेस की राजनीति है और इस राजनीति को जनता भी समझती है। कांग्रेस पार्टी जो है वो बेमन से चुनाव के कारण जो है वो भगवान का नाम ले रही है। इनके राहुल जी जो है जब चुनाव आता है जनोई पहन लेते हैं। ये जो है कांग्रेस का झूठा आवरण जो है वो जनता जानती है। साफ साफ दिख रहा है, सालों से जिस पिच पर बीजेपी राजनीतिक सिक्सर मारती आई, अब कांग्रेस ने उसी पिच पर बीजेपी को बोल्ड करने की ठानी। तो इस वक्त राम, कृष्ण, गौ सेवा, ये सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी जमकर खेल भी रही है और खुलकर बोल भी रही। इधर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा अब राम, कृष्ण, गाय और धान के नाम पर वोट नहीं मांग पाएगी, क्योंकि कांग्रेस बढ़त ले चुकी। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण और गाय का मुद्दा तो आपके पास से छिन गया, अब आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ोगे। यह भी कहा कि यहां सांप्रदायिकता एक ऐसी चीज है, धर्मांतरण ऐसी चीज है जिस पर कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा। गाय भी छीन गए कर्म से, राम भी छीन गए। अब गाय के नाम से वोट नहीं मांग सका, राम के नाम से वोट नहीं मांग सका, कृष्ण के नाम से वोट नहीं मांग सका। कहा कि राम पर्यटन पर्वत भी बना दें, तो हर शहर में कृष्ण कुंज भी बना दें, और गौ माता पर गौठान शहर में भी गांव खुल गए। तो अब यहां सवाल ये उठता है कि सोमवार का दिन कांग्रेस बीजेपी के बीच में हिंदुत्व पर बहस का केंद्र के तौर पर क्यों उभरा।
चलिए जरा इसको भी डिकोड करते हैं। जबलपुर में प्रियंका गांधी के सम्मान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गदा के प्रतीक का प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी ने नर्मदा पूजन किया, जो कि बहुत आस्था का केंद्र है मध्य प्रदेश में हिंदुओं के लिए। लोगों से धर्म के नाम पर बहकावे में न आने की अपील भी की। ये जानना बहुत जरूरी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कमलनाथ को सबसे बड़े हनुमान भक्तों के तौर पर प्रचारित करती है। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि वहां हनुमान जी को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कमलनाथ को हनुमान भक्त और पार्टी के सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने की साफ कोशिश कर रही है, और यही वजह के चौराहे पर बजरंग बली की गदा को लगाया गया। कांग्रेस का मानना है कि जिस तरह कर्नाटक विधानसभा चुनाव में गदा चल गई, हनुमान जी की लाभ मिल गया कांग्रेस को, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी चलेगी। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुलकर अब हिंदुत्व पर बात करते हैं। खुलकर कहते हैं कि मुद्दे छीन लिए कांग्रेस ने बीजेपी से। छत्तीसगढ़ महतारी, गाय गौठान, माता कौशल्या, भांचाराम और राम वनगमन परिपथ, इन सब पर सियासी जमीन को कांग्रेस मजबूत बताती है। यानी दोनों राज्यों में हिंदुत्व चुनावी मुद्दा होगा। देखना दिलचस्प रहेगा कांग्रेस बीजेपी से क्या वाकई इस मुद्दे को पूरी तरह छीन चुकी है, और इस पर बीजेपी का मूव क्या रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रविवार को धरसीवा में बीजेपी ने टिफिन मीटिंग का आयोजन किया था। टिफिन मीटिंग का आयोजन होता है नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए। देखिए जरा। धीर गंभीर होकर ओम माथुर को सुनते बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं को देखिए। ये वो कार्यकर्ता हैं जो या तो बीजेपी के नेतृत्व से नाराज हैं या फिर किसी और वजह से पार्टी से कटे हुए हैं। इसीलिए बीजेपी रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद में जुटी है। बीजेपी नेतृत्व कार्यकर्ताओं से टिफिन मीटिंग कर रहा है, जिसमें भोजन पर कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाती है। कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनी जा रही हैं और उनको मनाया जा रहा है। तो ऐसे सब वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अनुभव साझा करना, उनके साथ सामूहिक रूप से भोजन करना, ये पार्टी ने तय किया है। बीजेपी की इस पूरी कवायद पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। टिफिन के बारे में मैंने भी सुना है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ कितनी भी नौटंकी कर ले और कितना भी प्रलोभन देने का प्रयास कर ले अपने कार्यकर्ताओं को, वो रूठे हुए कार्यकर्ता तो मानने वाले नहीं हैं। रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए चुनाव के ठीक पहले शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की ये टिफिन मीटिंग कितनी कामयाब रहती है, ये आने वाले कुछ ही महीनों में स्पष्ट हो जाएगा। तो बीजेपी नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं, जिसकी पार्टी कहलाती कि कार्यकर्ताओं वाली पार्टी, उनके साथ टिफिन मीटिंग करके सारे गिले शिकवे मिटाना चाहती हैं। आखिर मनोविज्ञान इसके पीछे क्या है, इसका महत्व कितना है, जरा इसको समझते हैं, डिकोड करते हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता किसी भी दल का वो सिपाही होता है जो जमीन पर मेहनत करके पार्टी को जीत दिलाता है। वही होता है जो आम जनता के बीच होता है। एक सामान्य कार्यकर्ता पार्टी नेतृत्व और सीनियर लीडरशिप के बीच में आम जनता तक बातें पहुंचाकर कुछ सामान्य और औपचारिक सी उम्मीदें रखता है। मसलन वो सम्मान चाहता है, वो अपने छोटे मोटे काम करवाना चाहता है। अगर सीनियर लीडरशिप कार्यकर्ता और उनकी बातों को नज़रअंदाज करती रहे, अनसुनी की जाए, तो फिर उसके पास पार्टी से किनारा करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। ओम माथुर जो पार्टी को यहाँ देख और संभाल रहे हैं, टिफिन मीटिंग्स के जरिए कार्यकर्ताओं के साथ इमोशनल कनेक्ट पैदा करना चाहते हैं, जिसके लिए वे माहिर हैं। माथुर चाहते हैं कि जब कार्यकर्ता मीटिंग के दौरान भोजन करें तो उसे लगे कि पार्टी उसका वाकई सम्मान करती है, उसकी बात सुनती है, उसे मान देती है। इसके साथ ही माथुर कार्यकर्ताओं की शिकायत भी सुन रहे हैं। माथुर कार्यकर्ताओं को ये जताना चाहते हैं कि अब सीनियर लीडरशिप को उनकी शिकायतों की परवाह है। भविष्य में ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं कर पाएगा, इसका प्रॉमिस भी इन मीटिंग में किया जा रहा है। चलिए अब आते हैं उस खबर के ऊपर जिस खबर के ऊपर IBC 24 के कैमरे से आप लगातार नजर रखे हुए हैं, और नजर रहनी भी चाहिए क्योंकि खबर बड़ी होती जा रही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वल्लभ भवन के सामने स्थित है सतपुड़ा भवन, जो कि तमाम विभागों का मुख्यालय है, जहां सोमवार की शाम को आग लगी। दोपहर बाद ये जो आग लगी धीरे धीरे विकराल होती गई। शुरू हुई थी तीसरी मंजिल से, जो पहुंच गई 6वीं मंजिल तक। आग कितनी भयावह है, इसकी तस्वीरें देखकर आप खुद ब खुद अंदाजा लगा चुके होंगे। बिल्डिंग में जिस तरह का गुबार, धुएं का और जिस तरह की लपटें उठती देखी गई, दूर से नजर आ गया कि दरअसल यह आग कितनी भीषण है। शाम को तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच में आग लगी थी। 5 घंटे से अधिक का वक्त हो गया। बुझाने का बहुत प्रयास किया, बुझ नहीं पाए। आग लगने के कारण 25 से ज्यादा AC
उनमें ब्लास्ट होते देखे गए हैं। आग और फैलती चली गई। इस बात का पता नहीं चला कि आग लगी कैसे, शुरू कहां से हुई। लेकिन क्या इस आग के लगने के पीछे कोई और कॉन्स्पिरेसी है, इस पर सवाल जरूर उठने लगे। आग लगने की इस घटना से सतपुड़ा भवन में हड़कंप है और उससे भी ज्यादा हड़कंप है अब इस पर उठते सवालों में। तो सतपुड़ा भवन में भीषण आग का तांडव सबने देख लिया है, देख रहे हैं। कांग्रेस ने इसमें साजिश की बू पाई है, आशंका जताई है। कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है और इतनी भीषण आग आखिर इतने लंबे वक्त तक बुझ कैसे नहीं पाई, इसको डिकोड करते हैं। आग से सतपुड़ा भवन के तीसरी मंजिल से शुरू कर चौथी मंजिल तक जहां ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में शिकायतों की जांच की फाइलें लगी, वो भी जल गईं। साथ ही ट्राइबल हेल्थ डिपार्टमेंट समेत कुछ अन्य विभागों के महत्वपूर्ण दस्तावेज जल जाने की आशंका है और इसलिए कांग्रेस पार्टी इस आग के पीछे किसी साजिश को पाती है। सवाल यहां यह कि आग की यह घटना किसी गांव में नहीं लगी है, बल्कि सरकार की सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग में लगी, जहां सरकार का पूरा काम एग्जीक्यूट होता है। यहां फायर सेफ्टी के इंतजाम तो होंगे ही, ऐसा सब मानकर चलते हैं, यकीन करते हैं। पर क्या वो सब के सब कंडम हैं, खराब हैं भी कि नहीं? सवाल सरकार से है कि क्यों सरकार आग को वक्त पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। सवाल है कि क्या राजधानी की फायर ब्रिगेड तंत्र में अभी भी इतने संसाधन नहीं है? क्या उन्हें अपडेट करने का, अपग्रेड करने का वक्त आ गया? घंटों तक आग का तांडव पूरा प्रदेश देख रहा है। सवाल ये, क्या जानबूझकर ऐसा किया है, जिस बात की आशंका विपक्ष जता रहा है? कांग्रेस पार्टी का खुला आरोप है कि इसके पीछे मामला दबाना, छिपाना और अपने काले कारनामों को पूरी तरह रफा दफा करना है। कुल मिलाकर आग की घटना बहुत से सवालों को सुलगा रही है, जिनका वक्त रहते जवाब सरकार को भी देना पड़ेगा और विभागों को भी देना पड़ेगा कि आखिर उनके यहां व्यवस्था थी क्या। आज के न्यूज डिकोड में बस इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहे IBS 24 और खबरों को डिकोड करने के लिए पुनः होगी इसी वक्त आपसे मुलाकात। नमस्कार, शुभ रात्रि।